मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, वक्फ बिल संसद से पारित हो गया है और एक दो दिन में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो कानून बन जाएगा। लेकिन उसको लेकर देश में जो राजनीतिक उथल पुथल है, खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार में जनता दल यू जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें बगावत हो गई है। उनके 5 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और तेजस्वी यादव को मौका मिल गया है। उन्होंने कह दिया कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम वक्फ बिल को कूड़े में डाल देंगे। और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और कांग्रेस के जावेद खान हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस विधेयक की जो उसकी वैधता है उसको चैलेंज करने के लिए। तो एक बड़ी खलबली सी मची हुई है कि ये वक्फ बिल ना होकर पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि हमने इस पर बहुत चर्चा की थी। आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा बिल है और इस बिल में जो खामियां थी वक्फ संशोधन को लेकर, क्योंकि आज हमें सुन रहा था जो आरिफ मोहम्मद खान है, इतने विद्वान हैं, गवर्नर हैं बिहार के, उन्होंने बताया कि जो पटना की ही प्रॉपर्टी के बारे में कि वहाँ 5 स्टार होटल बन गए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है, ना वहाँ अनाथालय ना वहाँ हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है, लेकिन 5 स्टार होटल के वो लोग पैसा कमा रहे जो मुतवली होते हैं, ये नहीं जो प्रबंधक होते हैं। तो अच्छा काम हुआ कि सुधार हुआ। उसमें और क्या क्या चीज़ें होगी उस पर हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्रा से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की घटना कल 4 अप्रैल को पूरी हुई, लेकिन आज 5 तारीख से लेकर फिर हंगामा हो गया और जनता दल के 5 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें मुस्लिम हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जनता दल यू को मुस्लिम का समर्थन प्राप्त है। तो क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले ये क्या? मैं 2-3 चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको। एक तो ये जो वक्फ का ये जो विधेयक पारित हुआ है जी, इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। जैसे एक उसमें प्रावधान ये है कि कोई हिंदू या कोई दूसरी सिख, ईसाई अगर मुसलमान धर्म अपना लेता है तो 5 साल तक उसको जो है वक्फ का फायदा नहीं होगा, अधिकार नहीं। अच्छा, ठीक है, वो अपनी कोई चीज़ नहीं दे सकता। एक तो ये है, अच्छा। ये एक पेंडोरा बॉक्स है जो खुल जाएगा, खुलेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कोई मिसयूज रोकने के लिए ऐसा किया? नहीं, जो उन्होंने किया मैं बता रहा हूँ संविधान के तहत। हमारी कोई चीज, मेरे कोई चीज ऑनरशिप में, विशेषकर ऑनरशिप का जो संविधान का प्रावधान है कि कोई मेरी संपत्ति, उस संपत्ति में मैं आग लगाऊं। सपोज मेरे पास मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल को मेरी इच्छा हो मैं आपको दे दें, इसको हमें तोड़ना है हम तोड़ दें, इसको फोड़ना है फोड़ दें, इस पर सरकार नहीं प्रतिबंध। जो आपने अर्जित किए, पुश्तैनी नहीं, जो आपने अर्जित, जो हमारी संपत्ति हमने अर्जित किया, पुश्तैनी, उससे मतलब नहीं, जो पुश्तैनी में नहीं है। पुश्तैनी भी है। पुश्तैनी आप दान नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं उसका। संविधान में ये है कि पुश्तैनी का मतलब ये है कि अब आपकी खेती है जी, हमें पुश्तैनी खेती मिलती है, खेती बेचते नहीं। वो मेरे ख्याल से तब भी बेचते हैं। अरे मैं बताता हूँ कैसे बेचते, तभी क्या बेचते नहीं, माना जाए कि अगर हमारी संतान है, ऐसा नहीं, आप समझ लीजिए हमारी पुश्तैनी खेती है, हमारे बाप दादाओं की खेती, उनके मकान है, उनके बाद वो चीज़ हमें मिली। हम उसका क्या करेंगे ये हम तय करेंगे ना, हम उसके मालिक हो गए, हम पुश्तैनी उसके मालिक हो गए। मालिक होने के बाद हमको ये तय करना हम उसको अपने पास रखेंगे, हम उसको बेचेंगे, हम अपने भाई बहन को देंगे, हम अपने चाचा चाची को देंगे, या हम किसी को देंगे, ये हमारा अधिकार है। तो ये संविधान सम्मत नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों पर चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है और होगा, चैलेंज हो गया है। और दूसरा समानता के अधिकार, खैर वो हम संवैधानिक पहलू पे आज नहीं जा रहे, हम लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं। एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। देखिए राजनीति में तो उथल पुथल होनी थी जी, ठीक है। और आपको याद हो मैंने एक दिन आपसे कुछ दिन पहले आपसे चर्चा में यही बात कही थी कि इसका 2 लोगों को फायदा हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस को। क्योंकि हुआ क्या है, इस पक्ष के द्वारा एक बार फिर ध्रुवीकरण सतह पे आया है। भाजपा जहां बहुसंख्यक हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, वो कांग्रेस को लग रहा है कि इसके बाद जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए सारे दल, अब सारा मुसलमान हमारे पाले में आ जाएगा जी। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को या केंद्र की सरकार को बचाने के चक्कर में अपनी पार्टी को, अपने राजनीतिक अस्तित्व को, अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाते चले जा रहे हैं। और वो अब सामने आ गया, वो सब सामने आ गया जी। उथल पुथल नायडू के यहाँ भी है जी, उथल पुथल पटनायक साहब के यहाँ भी है जी, ठीक है ना। आज नहीं थोड़े दिन बाद होगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड इस बात पे करेंगी कि जिस तरीके से सीए पर
देश का मुस्लिम समुदाय एकजुट हुआ था, सड़क पे आया था, क्या उस तरीके से मुस्लिम समुदाय इसका प्रतिरोध करेगा या नहीं करेगा? एक तो नंबर 1। नंबर 2 बात, बिहार में बहुत जल्दी चुनाव होने हैं। हाँ। नीतीश कुमार ने ये सुसाइडियल स्टेप, जिसे आत्मघाती कदम कहते हैं, आत्मघाती कदम उठाया है और भाजपा की इस चाल को नीतीश कुमार समझ ही नहीं पा रहे या समझ के ही जानबूझ के नासमझ बने हुए हैं। जो भी है, मुझे नहीं उनके बारे में उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका ये फैसला मुझे लगता है आत्मघाती है। आत्मघाती इसलिए है कि आपका जो आधार है उसमें एक मुस्लिम तबका बहुत बड़ा वोट बैंक है, आपने उसको दांव पे लगा दिया और आपको पता है कि इस मुस्लिम वोट बैंक को आपके इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए लालू यादव के दोनों बेटे और लालू यादव तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो आज और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सेंध लगा भी ली है। हाँ, आज तो जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव, बहुत ही आक्रामक तौर पे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका नुकसान जयंत चौधरी को भी भुगतना होगा। हाँ, क्योंकि उनका मुस्लिम इसका इलाका है। नुकसान चिराग पासवान को भी भुगतना होगा। और देखिए, थोड़ा बहुत इसका नुकसान जो है उद्धव ठाकरे को भी भुगतना होगा। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे का बेस जो है वो हिंदू बेस है। और हाँ, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने वक्त पे सपोर्ट नहीं किया। हाँ। तो उनके यहाँ भी बड़ी खलबली मची हुई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ भी इस्तीफों की शुरुआत हो गई। काफ़ी जो उग्र हिंदुत्व के समर्थक लोग जो उनके हैं वो नाराज हैं इस फैसले से। क्योंकि देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इसकी मेरिट पे बात ही नहीं कहीं हो रही है। हाँ, इससे केवल राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम इस बब के द्वारा फिर हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को मारा जा रहा है। तो है क्या कि उद्धव ठाकरे का बेस जो है वो हिंदू बेस है। उनकी सारी राजनीति उनके पिताजी के जमाने से जो है वो उग्र हिंदुत्व पे टिकी हुई है, ठीक है ना। और उन्होंने जिस तरीके से वक्त पे जो स्टैंड लिया है, तो उनके जो समर्थक हैं उनमें भी बड़ी बेचैनी है। लेकिन ये नीतीश कुमार जो है, इनकी राजनीतिक करियर के लिए बहुत बड़ा ग्रहण साबित हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये चौपट हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रहण साबित हो सकता है। और ऐसा किस दबाव में किया है उन्होंने? देखिए, अगर हम ये कहें कि नीतीश कुमार को राजनीति समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब ये कि सूरज को दिया दिखाना है, ठीक है ना। हिंदुस्तान की राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं वो। और उनका एक कदम जो है, मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं होती। इसीलिए 8 बार 7 बार 9 बार मुख्यमंत्री वो बन गए। कब पलटी मार जाए, कब क्या कर ले, किसी को पता नहीं होती। ऐसा चतुर खिलाड़ी, ऐसा घाक खिलाड़ी, उसने क्यों किया, उसके ऊपर क्या दबाव था, क्या वजह? और या तो वो अपने, या तो मजबूर हो गया वो उम्र के कारण। नहीं, ये देखिए, ये सब बातें जो है ना, ये भी भाजपा का प्रोपेगेंडा है। ये भी भाजपा का प्रोपेगेंडा है। भाजपा एक नैरेटिव साबित करना चाहती है कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, जिससे कि उनकी दावेदारी कमजोर कर दी जाए आगे के चुनाव में, जनता में ये नैरेटिव चला जाए, ठीक है। आरजेडी से ज़्यादा ये भाजपा नैरेटिव फैला रही है वहाँ पे। आप देखिए, भाजपा के ही नेता आए दिन करते रहते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जो है, और देखिए इसका ये जो जिन्न निकला है ना, इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा देश की राजनीति में, कई चीज़ों में, और आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मुस्लिम मतदाता इस घटना के बाद से, या मुस्लिम समाज इस बात एकजुट हो गया, तो इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो बिखरा हुआ था वो एकजुट अगर हो गया, जैसे पहले होता था, तो कांग्रेस का नहीं, उनका मेन वोट बैंक यही होता था। हाँ, पहले होता था, लेकिन बाद में वो बढ़ गया। जैसे कुछ समाजवादी पार्टी में चला गया, कुछ लालू में चला गया, कुछ जेडीयू में चला गया। वो सब चीजें खत्म होती जा रही है ना। हाँ, धीमे धीमे लोग, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि नेशनल लेवल पर अगर कोई टक्कर दे सकता है बीजेपी को, तो वो कांग्रेस दे सकती है। तो कांग्रेस जो है, इसका फायदा कांग्रेस उठाएगी और कांग्रेस को होगा। विपक्ष के लिए एक चीज अच्छी जरूर रही कि कम से कम जो बिखरा हुआ विपक्ष था वो इस मुद्दे पे एकजुट नजर आया, और जनता को ये संदेश चला गया, जो बीच में भी आपने देखा होगा कई चीज़ों पे जो है लग रहा था कि अपनी अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं। तो वो जो है एक मैसेज वो देने में सफल है कि विपक्ष जो है बड़े मुद्दे जो है उन पे एकजुट है।
लेकिन राजनीतिक तौर पे इसमें अभी आप देखते चलिए बड़े बड़ी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, बड़ी उथल पुथल मचेगी बहुत सी। और ऐसा नहीं कि वो खाली नीतीश ही सफ़र करेंगे, उसमें चिराग पासवान भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, जो लोग हैं, उधर पटनायक साहब भी हैं और नायडू साहब भी। हाँ, चंद्रबाबू नायडू को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो अभी आज मैं सुन रहा था तेजस्वी यादव को, एक तो उसने कहा कि हम इस बिल को कूड़े में डाल देंगे, मतलब इतना स्ट्रांगली वो मुस्लिम संगठन के फेवर में आ गया। उन्होंने कहा कि हमने CAA और NRC भी लागू नहीं होने दी और वक्फ को भी लागू नहीं होने देंगे। तो मतलब वो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव यूपी में मुसलमानों के साथ खड़े हुए, ऐसे ही तेजस्वी यादव बिहार में उनके साथ खड़े हुए। और उन्होंने एक बात और कही कि नीतीश कुमार को बीजेपी चुनाव आने से पहले तक हटा देगी। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाजपा की एक ही इच्छा बची हुई है, दो इच्छाएं हैं। पश्चिम बंगाल में उनका मुख्यमंत्री बैठे, उनका सत्ता हो, और बिहार में हो। दिल्ली में नहीं था, दिल्ली में कर लिया, ठीक है। अब उनका अगला टारगेट क्या है? बंगाल है और बिहार है। ये तो अमित शाह ने अभी लोकसभा में भी कहा। अरे लोकसभा में तो कहा ही कहा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि बिहार और पश्चिम बंगाल में संघ की इतनी टीमें काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही है, बिल्कुल, है ना। जमीनी लेवल पर काम चल रहा है वहाँ पे। मोहन भागवत जी अभी 2-3 बार बिहार होके आ गए। इतना बड़ा लंबा प्रवास मोहन भागवत जी कहीं नहीं करते हैं, जो उन्होंने बिहार में किया, 7-8 दिन का प्रवास किया था, ठीक है ना। तो पूरी नज़र बिहार पे है। और क्यों आपको चुनाव से पहले ही इस लायक कर देंगे कि आप उस स्थिति में रही नहीं जहां आप दावेदारी करें। उन्होंने कर दिया ना एक नाथ शिंदे को, सामने बराबर कर दिया। उड़ीसा में कर दिया ना पटनायक जी को, निपटा दिया ना। पंजाब में निपटा दिया ना अकाली दल को। हमारा कुछ हो ना हो, आप गए काम से। और इसमें देखिए बुरी बात नहीं है, जो भी राष्ट्रीय दल होता है उसकी कोशिश यही होती है। भाजपा के अगर नेताओं से आप अकेले में बात करें तो वो क्या कहते हैं कि हमारी तो बड़ी दिली इच्छा है कि जैसे अमेरिका में होता है, जैसे जर्मनी में होता है, जैसे और जगह होता है, तो 2 दलीय व्यवस्था हो, वो ज़्यादा अच्छी है। ये तो बीजेपी का। आप कांग्रेस के नेताओं से बात करिए, वो भी यही कहते हैं 2 दलीय। कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने यही काम किया था, जितने क्षेत्रीय छत्रप थे, क्षेत्रीय दल थे, सबको खा गए, खत्म कर दिया, ठीक है। अब भाजपा वही उसी नक्शे कदम पे चल रही, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार चुनाव से पहले वो भाजपा, देखिए भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए, इस स्थिति में ला दिया जाए जहाँ की वो शेयरिंग के मामले पे बार्गेनिंग न कर पाए, जो वोट देना है दो भाई, ठीक है। जब यही करने की स्थिति में ले आएंगे, नतीजा आप जानते हैं, तो ये हो गया काम। तो और क्या लग रहा है आपको कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा? मतलब देखिए, मैं संवैधानिक दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि जो मैंने 1-2 लोगों से कल बात की, जो मुझे मेरी अपनी उत्सुकता थी जानने के लिए, तो कई लोगों ने ये कहा कि सरकार की नीयत खराब नहीं, संविधान के हिसाब से सरकार को ये अधिकार है कि वो प्रशासनिक उसमें इस तरीके का विधेयक ला सकती है। ये इलीगल नहीं है, ये गैर संवैधानिक नहीं है, उसे लाने का अधिकार है किसी भी चीज़, भारत के संविधान के। लेकिन ये धर्म से भी जुड़ा नहीं है कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के अधिकारों का भी हनन हो रहा है, उससे लेने देना नहीं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला। ये है क्या, ये संविधान के कुछ मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। और मौलिक अधिकार जो है उसमें, उन मौलिक अधिकारों में सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे कि जो मैंने अभी आपको क्लास बताया था, इसी तरीके से एक समानता का अधिकार है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कर सकते उसमें। उन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन प्रावधानों पे न्यायालय को देखना पड़ेगा और देखने के बाद एक निर्णय देना पड़ेगा। अगर न्यायालय ने निर्णय दे, जो अभी का संविधान है, जो अभी के अनुच्छेद है, उन अनुच्छेद के तहत वो संवैधानिक नहीं है। लेकिन ये जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट, और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो होना था वो हो गया। आप क्या समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये तीनों लोग, अभी आपने कहा ये सुप्रीम कोर्ट चले गए सारे 2-3 लोग, ठीक है ना। आप क्या समझ रहे हैं अभी 2 साल में इसका फैसला आ जाएगा? नहीं आएगा। ये मामला संविधान पीठ पे जाएगा, फिर वो तय करेगी, वो संवैधानिक। और संविधान पीठ में 5 सदस्यों से कम की संविधान पीठ में जाएगा नहीं, तो इसका और कब होगा? अभी संविधान पीठ के पास पहले वाले मामले नहीं निपटे, CAA, RC, NRC, दुनिया भर की, लंबा खिंच गया अनुच्छेद 370-72 कब से पड़े हुए। तो ये गए
भैंस पानी अब में एक- गई है। और एक चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव 2027 28 सब सब निपटा निपटे निपटू के से। मोदी जी ने जो अपने सोचा है, आप वो करते कर रहिए, ले। कोर्ट में जाइए, अब तत्काल राहत नहीं मिलती। बिल्कुल। तो मित्रों, इस पर हमने पिछले भी चर्चा की है, हम पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने जो मेरिट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा की है। और राजनीतिक चर्चा इसलिए हो रही है कि बिहार में बहुत सरकार नहीं, जेडीयू यानी एक पार्टी खतरे में है, तो उस पार्टी का क्या होगा उस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब ने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी धन्यवाद, और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।